गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के 8वें लेसन को पढ़ेंगे, जो कि 12 मासा है और इसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मलिक मोहम्मद जायसी के जीवन परिचय पर विस्तार से चर्चा की थी। आप में से जिस भी बच्चे ने उस वीडियो को नहीं देखा है, पहले आप उस वीडियो को देखें, तभी आप इस लेसन को अच्छे से समझ पाएंगे। और इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, तब ये आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि इस छंद में कहा क्या गया है, क्यों कहा गया है, किसने कहा है। ठीक है, तो आप इसको पहले अच्छे से समझें। मैंने आपको पहले बताया था कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, और पद्मावत जो है वो एक महाकाव्य है। इसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में की है। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में, जो कि अयोध्या के आसपास बोली जाती है। अब ये जो आपके सिलेबस में 12 मासा है, ये इसी पद्मावत से लिया गया है। पद्मावत के 4 छंदों को आपके पाठ्य पुस्तक में 12 मासा के नाम से शामिल किया गया है। अब इसमें जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पद्मावत के जो नायक और नायिका हैं, इसमें वैसे 4 से 5 प्रमुख पात्र हैं, लेकिन इसके जो नायक और नायिका हैं, नायक हैं इसमें रतन सेन और नायिका हैं नागमती। इसमें 2 नायिकाएं नागमती और पद्मावती, जिनके नाम पे पद्मावत इस महाकाव्य का नाम लिख रखा गया है। तो नायक कौन है? रतन सेन। और नायिका कौन है? 2 नायिका हैं, पद्मावती और नागमती। रतन सेन जो हैं वो चित्तौड़गढ़ के राजा हैं। इनकी पत्नी कौन है? नागमती हैं, और नागमती चित्तौड़गढ़ की रानी हैं। रतन सेन ने एक तोता पाल रखा था। उस तोते का नाम था हीरामन तोता। क्या नाम था? हीरामन तोता। तो रतन सेन ने जो तोता पाल रखा था, वो एक बार बहुत लंबी दूरी के उड़ान पर जाता है, घूमने जाता है, मतलब 1-2 महीने बाद वो लौट के आता है। तो हीरामन तोता जब घूमने जाता है तो वहाँ एक नए राज्य को देखता है। उस राज्य का नाम होता है सिंघल द्वीप। सिंघल द्वीप को देखता है, और सिंघल द्वीप की जो राजकुमारी होती हैं वो होती हैं पद्मावती। उनको भी वो देखता है तोता। और जब ये वापस आता है रतन सेन के पास, तो रतन सेन को पद्मावती की सुंदरता के बारे में, उनके सौंदर्य के बारे में विस्तार से बताता है। और रतन सेन जब इनकी सुंदरता के बारे में सुनते हैं तो काफ़ी व्याकुल हो जाते हैं कि इस पृथ्वी पे ऐसा भी कोई इतना सुंदर हो सकता है। बस रतन सेन जब इनकी सुंदरता के बारे में सुनते हैं तो वो इनकी खोज में निकल पड़ते हैं। अपने राजपाट को, राजमहल को, सबको छोड़ के बस पद्मावती की खोज में निकल पड़ते हैं, और लगभग 3-4 साल बाद फिर ये वापस आते हैं। अब यहाँ पे जब ये अपने राजपाट को, और रानी कौन थी इनकी पत्नी कौन थी? नागमती। उनको छोड़ के जब ये चले जाते हैं तो नागमती जो है वो व्याकुल हो जाती हैं, क्योंकि वो 1-2 दिन के लिए तो गए नहीं थे, काफ़ी लंबे समय के लिए गए थे। तो यहाँ ये काफ़ी व्याकुल हो जाती हैं कि राजा कैसे होंगे, कब आएंगे, क्या नहीं, कुछ नहीं पता, क्योंकि उस समय ऐसा तो था नहीं कि हाँ फ़ोन करके बता दो या मैसेज भेज दो, लेटर लिख दो, कुछ नहीं था ऐसा। तो ये काफ़ी व्याकुल हो जाती हैं कि राजा को गए हुए 5-6 महीने हो गए, साल हो गए, 2 साल हो गए, लेकिन आज तक उनका कुछ पता नहीं चला कि वो कैसे हैं, कब आएंगे। और ये उनके प्रेम में, उनके विरह में बहुत दुखी होती हैं और व्याकुल होती हैं। तो उसी व्याकुलता को 12 मासा में दिखाया गया है। किस में दिखाया गया? 12 मासा मतलब 12 महीने। इस 12 महीने, पूरे साल के 12 महीने को नागमती कैसे काटती हैं, उसको इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है। तो हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। पहले छंद के बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसकी भाषा जो है वो अवधी है, जैसा कि आपको पहले बताया गया है। और अवधी भाषा समझने में आपको थोड़ी समस्या ज़रूर होगी, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से और समझ के पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगी। मैं आपको एक एक लाइन
का अर्थ बताते हुए चलूँगा और लास्ट में फिर मैं एक साथ इसका अर्थ भी बताऊँगा, जिससे कि आप पेपर में इसको लिख सकें। तब हम स्टार्ट करते हैं। अगहन दिवस घटा निसी बाढ़ी। अब मैं आपको बताता हूँ अगहन क्या है। अगहन जो है वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल का 9वां महीना, जिसे मार्ग शीर्ष भी कहते हैं आप अपने कैलेंडर में, जिसमें सावन भादो कार्तिक ये सब लिखा होगा, तो उसमें आप एक मंथ का नाम देखेंगे मार्ग शीर्ष लिखा होगा, तो उस मार्ग शीर्ष माह को अगहन भी कहते हैं। तो ये उसी महीने की बात की जा रही है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये महीना जो होता है वो नवंबर और दिसंबर का होता है। तो ये नवंबर और दिसंबर के आसपास का महीना, और इसमें आपको पता है कि सर्दी का समय होता है, और सर्दी के समय की एक विशेषता ये होती है कि दिन छोटा और रातें बड़ी हो जाती हैं। तो यहाँ इस बात को ही बताया जा रहा है कि अगहन दिवस घटा निसी बाढ़ी, मतलब अगहन के महीने में दिन छोटा हो गया है और रातें लंबी हो गई हैं, रातें बढ़ गई हैं। और दूभर दुख सो जाई किमी काढ़ी। अब इसमें जो मुश्किल, दूभर मतलब मुश्किल या असहाय जो दुख है, असहाय मतलब जो सहा ना जाए ऐसा दुख, इसको नागमती कैसे दूर करें। जाय किमी काढ़ी मतलब कैसे इसको, काढ़ी मतलब दूर किया जाए। तो असहाय दुख जो नागमती को हो रहा है, कौन सा दुख, जो उनके पति उनको छोड़ के चले गए, ये दुख उनको हो रहा है, जो विरह हो रहा है उनके प्रेम में, उसको कैसे दूर करें। अगली लाइन है हमारी, अब धनी दिवस बिरह भार आती। और अब क्या हो गया है कि जो प्रियतमा है, धनी मतलब प्रियतमा या पत्नी जो है, उनका दुख जो है रात में और ज्यादा बढ़ जाता था, लेकिन अब क्या हो गया कि अब दिन में भी, दिन भी रात के समान ही हो गया है। और उनका जो दुख है, दिन में क्या होता था कि उनके जो फ्रेंड थे, उनकी सहेलियां थी, वो उनके आसपास आ जाती थी, सखियां आ जाती थी, तब उनका दुख थोड़ा कम हो जाता था उनसे बात करने में। और लेकिन अब क्या होता है कि अब दिन में भी उनका दुख वैसा ही है जैसे अकेलेपन में होता है। तो अब क्या हुआ है, अब धनी दिवस विरह भार आते, अब उनका दुख जो है रात के समान दिन में भी उनका विरह वैसा ही हो गया है। और ये कैसे व्यतीत कर रही है अपने जीवन को, जरे बिरह ज्यों दीपक बाती, और उस विरह में कैसे जल रही हैं, जैसे दीपक में बत्ती तिल तिल करके, थोड़ा थोड़ा करके जलता है बत्ती, वैसे ही जो नागमती हैं वो भी विरह में धीरे धीरे जलती जा रही हैं। कांपा हिया जनावा शिव। अब यहाँ कांपा मतलब होता है कांपना, हिया मतलब है हृदय, हृदय, और जनावा मतलब जान पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा एहसास हो रहा है। और शिव मतलब शीत के कारण, शीत मतलब सर्दी, तो सर्दी के कारण नागमती को ऐसा लग रहा है कि उनका हृदय कांप रहा है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनका हृदय कांप रहा है। तोपे जाई सो संग पियो, और ये जो कांपना है, उनका जो विरह है, जो दुख है, जो व्याकुलता है, वो कब जाएगा, जब उनके पियु, उनके प्रियतम उनके पास आ जाएंगे, तभी ये दुख उनका दूर होगा। घर घर चीर रचा सब काहूं। घर घर मतलब आस पड़ोस के लोग जो हैं, हर घर में, चीर मतलब कपड़ा, चीर मतलब कपड़ा, रचा मतलब रच लिया है, बना लिया है, और सब काहूं मतलब सबने सर्दी के अनुरूप, शीत काल के अनुरूप अपने लिए कपड़े बनवा लिए हैं। लेकिन नागमती क्या कहती हैं, मोर, मोर मतलब मेरा, रूप रंग मतलब मेरा रूप रंग सौंदर्य सब कुछ लेगा, लेगा ना हूँ, मतलब इनका जो रूप रंग सौंदर्य खुशी सब कुछ था वो कौन लेके चले गए, इनके प्रियतम, इनके पति उसको लेके चले गए। और वो कब वापिस आएगा, अब ये सोचती है, पलटी ना बहुरा गाज जो बिछोई। ये बोलते हैं वो कैसी जो अशुभ घड़ी थी जिसमें इनके प्रियतम, इनके पति इनको छोड़ के गए, जो अभी तक वापिस नहीं बहुरे हैं। बहुरे मतलब लौटना, जो अभी तक वो वापिस नहीं, पलटी मतलब वापिस आना, लौटना, ये पलट के वापिस अभी तक नहीं आए, कि वो ऐसे कौन से अशुभ घड़ी में गए थे। अब हूँ फिरे फिरे रंग सोई। अब बोल रहे हैं अगर वो आज भी वापिस आ जाएं, मेरे प्रियतम, मेरे पति अगर आज भी वापिस आ जाएं, तो मेरे फिरे रंग, रंग मतलब मेरा रूप रंग सौंदर्य खुशी सब कुछ आज ही वापिस आ जाए। अब यहाँ है सियरी अगिनी
बिरहिनी ही है जारा, सियरी मतलब शीत या ठंडी, ठंडी अग्नि, अग्नि मतलब आग। अब यहाँ कौन सा अलंकार है ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ बात की जा रही है सियरी अग्नि मतलब ठंडी आग, तो यहाँ विरोधाभास अलंकार है क्योंकि आग कभी ठंडी नहीं होती, तो यहाँ विरोधाभास अलंकार है, ये आप याद रखना। तो सियरी अग्नि विरहिनी हिय जारा, अब ये बोल रही है कि जो ठंडी आग है वो विरहिनी मतलब नागमती के हृदय को लगातार, जारा मतलब जला रही हैं, दुख पहुंचा रही हैं। और सुलगी सुलगी दग्धे भे छारा, और उनका हृदय उनका शरीर सुलग सुलग के, जैसे लकड़ी में आग लगी रहती तो सुलग सुलग के राख बनती, छारा मतलब राख, तो जैसे लकड़ी में आग लगी रहती है और वो सुलग सुलग के राख बनती जाती है, ऐसे ही विरहिणी जो है, विरहिणी कौन है, नागमती, नागमती का जो शरीर है वो विरह के कारण धीरे धीरे सुलगता जा रहा है और वो राख बनता जा रहा है। यह दुख दगध न जाने कंतु, अब ये बोल रही है मेरा यह जो दुख है, मेरा जो दुख है, दर्द है, विरह है, ये कौन नहीं जानता, कंतु मतलब पति, वो मेरे पति नहीं जानते क्योंकि वो यहाँ है नहीं। और जोबन जरम करे भस्मंतु, और मेरा जो जोबन है मतलब यौवन है, जरम मतलब जीवन है, वो सब भस्मंतु हो रहा है मतलब खत्म होता जा रहा है, भस्म होता जा रहा है। मेरा जीवन, मेरा यौवन वो सब जल जल कर भस्म होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, और ये मेरे इस दुख को मेरे पति नहीं जानते हैं। आगे कहती हैं पियसो कहेहु संदेशरा, हे भवरा हे काग, अब ये भवरा मतलब भौरा आप जानते ही होगे, और काग मतलब कौवा, तो ये कौवे और काग, सॉरी, ये भंवरे और काग को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे कौवे हे भंवरे, मेरा जो संदेशा है वो मेरे पिए से जाके तुम कहो कि सो धनी विरहे जरी तेहि तेहिक धुआं हम लाग। अब ये बोल रही हैं आपके विरह मतलब मेरा ये संदेशा जाके मेरे पति को बता दो कि आपके विरह के कारण आपकी पत्नी जो जल रही हैं, जो खत्म होती जा रही हैं, उस उनके उस जलने से जो धुआं निकल रहा है उसी धुएं के लगने से हम काले हो गए, क्योंकि भंवरा और कौवा जो दोनों होते हैं काले रंग के होते हैं। तो यहाँ ये कह रही हैं कि उनसे जाके ये कहना कि आपकी पत्नी जो है आपकी विरह में जल रही है, और उसी जलने से जो धुआं निकल रहा है उसी के कारण हम काले हो गए। तो यहाँ ये जो छंद है इसकी हमने व्याख्या देखी। अब मैं आपको एक एक लाइन की व्याख्या जल्दी जल्दी बता देता हूँ जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ सकें और पेपर में लिख सकें। अगहन दिवस घटा निसिबाढ़ी, दूभर दुख सो जाइमी की किमी काढ़ी, तो ये बोल रही है अगहन के महीने में जब दिन छोटे और रातें लंबी होती तब विरहिणी कौन है, नागमती, उनकी व्यथा, उनका दुख और भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि वह समझ नहीं पाती कि पति के विछोह के असहाय दुख को कैसे दूर किया जाए। किमी काढ़ी मतलब कैसे दूर किया जाए। लंबी, अब यहाँ बोल रहे अब धनी दिवस विरह भा राती, जरे विरह जो दीपक बाती, तो ये कह ले लंबी रातों का काटना उसके लिए और भी अधिक कष्टकर हो गया था। अब तो विरह के कारण नागमती को दिवस भी, दिन भी रात्रि के जैसे कष्टकर प्रतीत हो रहे, कष्ट देने वाले प्रतीत हो रहे हैं, और वह वियोग में कैसे जल रही है, जैसे दीपक की बत्ती तिल तिल करके जलती रहती है वैसे ही नागमती भी तिल तिल करके जल रही हैं। अब तीसरी लाइन है कांपा हिया जनावा शिव, सोपे जाई हुई संग पीऊ, ये बोलिए शीत के कारण उसका हृदय, शीत मतलब सर्दी के कारण उसका हृदय विकंपित मतलब कांप रहा है, कांप मतलब रेगुलर कांपते रहना, ऐसा नहीं कि एक बार, तो उनका हृदय विकंपित रहने लगा है, कांपने लगा है, और यह कंप, यह दुख तभी दूर होगा जब उनके प्राणेश्वर उनके पास वापस आ जाएंगे। घर घर चीर रचा सब काहू, मोर रूप रंग लेगा नाहू, ये बोल रही हैं नए नए वस्त्र प्रत्येक घर की नारियों ने, प्रत्येक घर की औरतों ने, स्त्रियों ने शरद काल में शीत काल में या सर्दी के काल के अनुसार नए नए वस्त्रों की, नए नए कपड़ों की रचना कर ली है, किंतु नागमती ऐसा भी नहीं कर सकती क्योंकि वे सोचती हैं कि मेरा तो रंग रूप मेरे पति लेके चले गए हैं, मेरे प्राणेश्वर में मेरे प्रियतम अपने साथ ही ले गए। और यहाँ इसका भाव यह है कि उनकी पत्नी जो है नागमती की खाने पहनने में भी रुचि नहीं रह गई है।
पलटी न बहुरा गा जो बिछोहू अबहू फिरे फिरे रंग सोहू। अब ये कहती हैं, बार बार वो सोचती हैं कि मेरे पति यहाँ से किस ऐसी अशुभ घड़ी में चले गए कि एक बार जाकर उन्होंने अभी तक लौटने तक का नाम नहीं लिया। यदि वे आज भी लौट आए, अभी भी लौट आए, तो वो सुहावने दिन वापिस आ जाएंगे। सियरी अगिन विरहिनी ही जारा सुलगी सुलगी दग्धे भय छारा। अब ये बोलती हैं, शीत आग बनकर, शीत मतलब सर्दी, आग बनकर उस विरहिणी के अंतर्मन को, उस विरहिणी के, नागमती के हृदय को निरंतर दग्ध कर रहा है, निरंतर जला रहा है। और उस विरहाग्नि से, उस जलने से जो सुलग कर जो राख हो रही हैं, वो उनके अंतर्मन से टीस थी कि मेरी विरहावस्था में, दुख में मेरे प्रियतम सर्वथा अनभिज्ञा भी यहाँ ये कह रही है, यह दुख दगध न जाने कंतु जोबन जन्म करे भस्मंतु। ये बोल रही हैं कि मेरी विरहावस्था के दुख में मेरे पति सर्वथा इस बात से अनजान है, अज्ञान है कि मैं विरह में जल रही हूँ और मेरा यौवन और जीवन दोनों जलकर भस्म होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। अंतिम दो लाइनों में, अंतिम दो पंक्तियों में नागमती भ्रमर मतलब भौरा और काग मतलब कौवे को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे भंवरे और हे काग, हे कौवे, तुम मेरे प्रियतम, मेरे पति के पास जाओ, पहुँच और उन्हें यह संदेश या सूचना पहुंचा दो कि आपकी प्रियतमा, आपकी पत्नी वियोगाग्नि में, विरहाग्नि में जलकर मर रही हैं और उनके जलने से जो धुआं निकल रहा है और उसी धुएं के कारण हमारा शरीर काला पड़ गया है। ये जो हमने पढ़ा, ये इसके पहले छंद की व्याख्या थी। आपको पेपर में ऐसे ही लिखना है और पेपर में आपको व्याख्या लिखने के बाद एक चीज और लिखनी होती है, विशेष। तो विशेष में आपको केवल 3 बातें याद रखनी है, पहले, दूसरी और तीसरी। पहले में आपको ये बताना है कि इस पूरे छंद में कहा क्या गया है। तो मैंने आपको बताया कि इस पूरे छंद में क्या कहा गया है। इसमें विरहिणी नागमती के वियोग को दिखाया गया है। ठीक है, तो आपको बस इतना ही लिखना है कि इस छंद में, इस काव्यांश में विरहिणी नागमती के वियोग को दिखाया गया है। दूसरा, भाषा। भाषा कौन सी है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि अवधी भाषा है। ये आपको लिखना है कि इस काव्यांश की भाषा अवधी है। तीसरा आपको लिखना है अलंकार। तो अलंकार भी मैंने आपको एक बताया था कि इसमें कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है। और दूसरा आपको लिखना है हेतु उत्प्रेक्षा, या आप अगर उत्प्रेक्षा अलंकार भी लिख दोगे, आपने 10th क्लास में पढ़ा है उत्प्रेक्षा अलंकार, तो भी आपका काम हो जाएगा। तो मतलब आपको 2 अलंकार इसमें याद रखने हैं, विरोधाभास अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। भाषा जो है वो अवधी भाषा है। और विशेष, विशेष भी मैंने आपको पहले जो इसकी विशेषता है वो भी बता दिया कि इसमें नागमती के वियोग का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर लिखना। और आपको इससे रिलेटेड, इससे संबंधित कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो आप मुझसे फ़ोन करके डिस्कस कर सकते हैं या कमेंट में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।